आप -60 डिग्री टेम्परेचर में खड़े हैं। पैरों के नीचे बर्फ की वो परत है जो दुनिया के सबसे ऊंचे बिंदु माउंट एवरेस्ट की चोटी को ढके हुए है। आपके बूट्स के सोल के ठीक नीचे कुछ इंच बर्फ में एक सवाल दबा हुआ है जिसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। ये बर्फ यहाँ कब से है? क्या ये उस बर्फ का हिस्सा है जो हजारों साल पहले जमी थी, जब इंसान अभी खेती करना सीख ही रहा था? क्या ये उतनी ही पुरानी है जितना ताजमहल या अशोक का साम्राज्य, या उससे भी पुरानी? या फिर ये बर्फ पिछले हफ्ते गिरी हो सकती है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि एवरेस्ट की चोटी पर मौजूद बर्फ किसी पुरातन खजाने जैसी है, लाखों साल की जमी हुई, अछूती, परमानेंट। ये धारणा इतनी गहरी है कि जब 2019 में साइंटिस्ट्स की एक टीम इस बर्फ की असली उम्र पता लगाने चोटी के करीब पहुंची, तो जो नतीजा निकला उसने खुद उन वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। और वो नतीजा सिर्फ एक ग्लेशियोलॉजी की कहानी नहीं है, वो एक चेतावनी है जो सीधा उस पानी से जुड़ी है जो आज भी करीब 1.5 अरब लोगों के घरों तक हिमालय से होकर पहुंचता है। चलिए, इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पहाड़ की बर्फ दो तरह की होती है और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहली है वो ताजा स्नो जो हर बर्फबारी के साथ ऊपर जमा होती जाती है, हल्की फूली हुई नई। दूसरी है वो कॉम्प्रेस्ड आइस जो सालों सालों तक दबते दबते अपने ही वजन से पत्थर जैसी सख्त बन जाती है और धीरे धीरे एक ग्लेशियर की शक्ल ले लेती है। किसी भी ग्लेशियर के दो हिस्से होते हैं, एक अक्यूमुलेशन जोन जहां बर्फ जमा होती रहती है और मोटाई बढ़ती है, और दूसरा अब्लेशन जोन जहां बर्फ पिघलकर या उड़कर कम होती रहती है। एवरेस्ट की चोटी जैसी बेहद ऊंची जगहों पर हमेशा से माना जाता रहा है कि ये सिर्फ अक्यूमुलेशन जोन है, यहाँ सिर्फ बर्फ जमती है, पिघलती कभी नहीं। यही सोच पूरी दुनिया के क्लाइमेट मॉडल्स में दशकों से इस्तेमाल होती आई थी। लेकिन एक दिक्कत थी, ग्लेशियर साइंटिस्ट्स ने दुनिया भर के लगभग हर बड़े ग्लेशियर का स्टडी किया है, एंडीज, एल्प्स, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, लेकिन 8,000 मीटर से ऊपर, यानी उस डेथ जोन में जहां इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के मुश्किल से 2-3 दिन जिंदा रह सकता है, वहां किसी ने कभी सीधा जाकर सैंपल नहीं लिया था। ये इतनी खतरनाक ऊंचाई है कि ज्यादातर क्लाइंबर्स वहां सिर्फ समिट करने के लिए चंद घंटों के लिए रुकते हैं, रिसर्च के लिए नहीं। तो नेशनल ज्योग्राफिक और रोलेक्स के साझा परपेचुअल प्लैनेट एवरेस्ट एक्सपीडिशन ने 2019 में एक ऐसी टीम भेजी जिसने वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। इस टीम ने साउथ कोल ग्लेशियर पर, जो एवरेस्ट का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, समुद्र तल से लगभग 8,020 मीटर ऊपर, यानी समिट से बस कुछ 100 मीटर नीचे, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर लिया गया आइस कोर निकाला। ये इतना अनोखा अचीवमेंट था कि इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। साथ ही उन्होंने वहां धरती के दो सबसे ऊंचे वेदर स्टेशंस भी लगाए, एक करीब 8,430 मीटर पर और दूसरा 7,945 मीटर पर, ताकि टेम्परेचर, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी जैसा डेटा रियल टाइम में रिकॉर्ड हो सके। जब इस 10 मीटर लंबे आइस कोर को नीचे लाकर लैब में एनालाइज किया गया और उसमें मौजूद कार्बन को रेडियो कार्बन डेटिंग की टेक्निक से जांचा गया, तो जो जवाब आया उसने पूरी ग्लेशियोलॉजी कम्युनिटी को झकझोर दिया। जिस बर्फ की सतह पर उन्होंने ड्रिल किया वो करीब 2000 साल पुरानी निकली। सुनने में तो ये बहुत ही प्राचीन लगता है ना? लेकिन असली झटका इस नंबर में नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे मतलब में था। 2000 साल की उम्र का मतलब था कि पिछले 2000 सालों में जो भी नई बर्फ इस ग्लेशियर पर जमा हुई थी वो पूरी की पूरी गायब हो चुकी थी। यानी जो आपने अभी तक सोचा था कि ऊंचाई पर बर्फ सिर्फ बढ़ती है, कभी घटती नहीं, वो सोच बिल्कुल गलत साबित हुई। खुद उन साइंटिस्ट्स में से एक, ग्लेशियोलॉजिस्ट मारियुस पोटोकी, जो इस ड्रिलिंग एक्सपीडिशन का हिस्सा थे, इस बात से हैरान थे कि उन्हें बर्फ की उम्मीद करते हुए बीच में सीधा नंगी आइस मिल गई, स्नो कवर था ही नहीं। उनके साथ ही ग्लेशियोलॉजिस्ट पॉल मयेव्स्की के मुताबिक ये असल में एक तरह से इस बड़े सवाल का जवाब था कि क्या दुनिया के सबसे ऊंचे ग्लेशियर्स पर भी इंसानों की वजह से हो रहे क्लाइमेट चेंज का असर पड़ रहा है। अब असली नंबर पर आते हैं, जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है।
साइंटिस्ट्स ने कैलकुलेट किया कि साउथ कोल ग्लेशियर पर बर्फ जितनी रफ्तार से जमा होकर मोटी होती है, उसके मुकाबले वो अब उससे करीब 80 गुना तेज रफ्तार से पिघल और उड़ रही है। सीधे शब्दों में कहें तो जो बर्फ जमने में 2000 साल लगे, वो पिछले सिर्फ 25-30 सालों में, यानी 1990 के दशक से लेकर अब तक पूरी तरह गायब हो चुकी है। पिछले 25 सालों में इस ग्लेशियर की मोटाई में करीब 54-55 मीटर की गिरावट आई है। जरा सोचिए, इतनी मोटाई कि एक 18 मंजिला इमारत उसमें समा जाए, वो सिर्फ 2.5 दशक में बर्फ की परत से गायब हो गई, वो भी दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे ठंडी, सबसे दुर्गम जगह पर। लेकिन एक सवाल अभी भी अधूरा रह जाता है, जो बर्फ सीधा एवरेस्ट की चट्टान को छूती है, वो असल में कितनी पुरानी होगी? सच कहूँ तो अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने एवरेस्ट पर इतनी गहराई तक ड्रिल नहीं किया कि वो बर्फ की उस आखिरी परत तक पहुंच सके जो सीधा चट्टान को छूती है। 2019 में जो 10 मीटर का आइस कोर निकाला गया था, वो ग्लेशियर के अंदर तक तो गया, लेकिन उसके पेंदे यानी बेडरॉक तक नहीं पहुंचा। तो इसका सीधा जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, लेकिन साइंस में जब सीधा जवाब नहीं मिलता तो तुलना काम आती है। दुनिया की सबसे गहरी, सबसे पुरानी बर्फ अब तक कहाँ मिली है? अंटार्कटिका में। वहां 2024 में साइंटिस्ट्स की एक टीम ने करीब 3.25 किलोमीटर गहराई तक ड्रिल करके ऐसी बर्फ निकाली जो 1 करोड़ 20 लाख साल पुरानी थी, यानी उस दौर की जब इंसान की सबसे पुरानी प्रजातियां भी अभी पैदा नहीं हुई थीं। लेकिन ये उम्र सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाई क्योंकि अंटार्कटिका की बर्फ की चादर किलोमीटरों मोटी है, बेहद ठंडी है और उसका निचला हिस्सा सतह की गर्मी, हवा या सूरज से पूरी तरह सुरक्षित रहता है। वहाँ बर्फ लगभग कभी पिघलती ही नहीं। एवरेस्ट की कहानी बिल्कुल उल्टी है। वहाँ साउथ कोल ग्लेशियर के आसपास मौजूद मोरेन्स, यानी वो चट्टानी मलबा जो किसी ग्लेशियर के पुराने फैलाव की गवाही देता है, बताते हैं कि इस ग्लेशियर का मौजूदा स्वरूप ज्यादा से ज्यादा लिटिल आइस एज के दौर का है, यानी करीब सन 1300 से लेकर 19वीं सदी के आखिर तक का। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेस्ट पर चट्टान को छूने वाली बर्फ अंटार्कटिका की तरह लाखों साल पुरानी नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 साल पुरानी ही हो सकती है। और असल में खुद एवरेस्ट की चोटी पर तो अक्सर बर्फ की जगह नंगी चट्टान ही नजर आती है, क्योंकि वहां चलने वाली जेट स्ट्रीम जैसी तूफानी हवाएं बर्फ को टिकने ही नहीं देती। दुनिया की सबसे पुरानी बर्फ का ताज एवरेस्ट के पास नहीं, बल्कि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के पास है। अब सवाल उठता है कि आखिर वहां पर, जहां टेम्परेचर लगभग हमेशा माइनस में रहता है, बर्फ पिघलती कैसे है? यहीं पर एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आता है जिसे समझना बेहद जरूरी है, सब्लिमेशन। सामान्य तौर पर जब बर्फ पिघलती है तो वो पहले पानी बनती है, फिर वाष्प बनकर उड़ती है। लेकिन एवरेस्ट की चोटी जैसी जगहों पर, जहां हवा बेहद ड्राई होती है, धूप बहुत तेज होती है और हवाएं जबरदस्त रफ्तार से चलती है, वहां बर्फ लिक्विड फेज में जाए बिना ही सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपकी अलमारी में रखा नैप्थलीन का बॉल धीरे धीरे बिना पिघले ही गायब हो जाता है। एवरेस्ट के दक्षिणी हिस्से में, जहां साउथ कोल ग्लेशियर मौजूद है, सूरज की तेज रोशनी, बेहद कम ह्यूमिडिटी और तूफानी हवाएं, ये तीनों कंडीशंस एक साथ मिलती है और यही कॉम्बिनेशन सब्लिमेशन को बेहद तेज कर देता है। लेकिन एक और फैक्टर है जो इस पूरे प्रोसेस को और भी खतरनाक बना देता है, और वो है स्नो कवर का गायब होना। जब तक ग्लेशियर पर ताजा सफेद बर्फ की परत बनी रहती है, वो सूरज की ज्यादातर रोशनी को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देती है। इसे अल्बीडो इफेक्ट कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये सफेद परत गायब होकर नीचे की गहरे रंग की पुरानी आइस एक्सपोज हो जाती है, वो सूरज की रोशनी को सोखने लगती है, बजाय रिफ्लेक्ट करने के। नतीजा ये होता है कि उस एक्सपोज्ड आइस का टेम्परेचर और भी बढ़ जाता है, सब्लिमेशन और तेज हो जाती है और ज्यादा आइस एक्सपोजर होती जाती है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो खुद को खुद ही तेज करता चला जाता है। साइंस की भाषा में इसे फीडबैक लूप कहा जाता है, और यही वजह है कि साउथ कोल ग्लेशियर पर बर्फ की कमी 1990 के दशक के आखिर से लगातार तेज होती चली गई है। तो अब वापस उस सवाल पर आते हैं जो हमने शुरुआत में पूछा था,
एवरेस्ट की चोटी पर जो बर्फ आज एक क्लाइंबर के बूट के नीचे है, वो असल में कितनी पुरानी है? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। समिट के बिल्कुल ऊपर की पतली परत, जो हवा और सूरज के सीधे संपर्क में रहती है, वो बार बार बदलती रहती है। कभी नई बर्फबारी से ताजा होती है, कभी तेज हवाओं से उड़ जाती है। लेकिन उसके नीचे ग्लेशियर के भीतर मौजूद असली बर्फ, वो जो सैकड़ों हजारों सालों में परत दर परत जमी थी, वो असल में एक तरह का प्राकृतिक टाइम कैप्सूल है। हर परत में उस साल की धूल, वो हवा में मौजूद केमिकल्स, यहाँ तक कि उस दौर के ज्वालामुखी विस्फोटों के निशान तक कैद है। यही वो बर्फ है जिसे साइंटिस्ट्स पुरानी कहते हैं, और यही वो बर्फ है जो अब बड़ी तेजी से गायब हो रही है। और इसका असर सिर्फ एवरेस्ट तक सीमित नहीं है। रिसर्चर्स जो बात सबसे ज्यादा चिंता के साथ कहते हैं, वो ये है कि अगर ये रफ्तार यूं ही जारी रही तो साउथ कोल ग्लेशियर अगले कुछ दशकों में पूरी तरह गायब हो सकता है। ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारे के मिटने की बात नहीं है, ये उस पूरे इकोसिस्टम की बात है जिस पर हिमालय से निकलने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी नदियां निर्भर हैं, और जिन पर एशिया के करीब 1.5 अरब लोग पीने के पानी, खेती और बिजली के लिए भरोसा करते हैं। जो क्लाइंबर्स बरसों से एवरेस्ट पर चढ़ते आ रहे हैं, वो भी इस बदलाव को अपनी आंखों से देख चुके हैं। खुम्बू आइसफॉल, जो एवरेस्ट के सबसे खतरनाक हिस्सों में गिना जाता है, वो भी बीते सालों में काफी बदल चुका है। ग्लेशियर पिघलने के साथ साथ कई दशकों से बर्फ में दबे हुए क्लाइंबर्स के पार्थिव शरीर भी अब सतह पर नजर आने लगे हैं। ये किसी डरावनी कहानी जैसा लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ इस बात का सबूत है कि जो बर्फ कभी परमानेंट मानी जाती थी, वो अब उतनी परमानेंट नहीं रही। तो अगली बार जब आप एवरेस्ट की किसी तस्वीर को देखें, वो सफेद चमचमाती छोटी बादलों के ऊपर खड़ी, तो याद रखिएगा कि वो जितनी खूबसूरत दिखती है, उतनी ही नाजुक भी है। जो बर्फ आपको हजारों साल पुरानी और अटल लगती है, वो असल में एक ऐसी घड़ी की तरह है जो बहुत तेजी से पीछे की ओर घूम रही है। दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे दुर्गम, सबसे ठंडी जगह भी अब उस बदलाव से अछूती नहीं है जो हम इंसान अपने ग्रह के साथ कर रहे हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। अगर धरती का ताज भी पिघल सकता है, तो शायद अब वक्त आ गया है कि हम इस चेतावनी को गंभीरता से लें।